गठबंधन के लिए आपकी सहयोगी पार्टी जो अभी गठबंधन में है कांग्रेस, वो लगातार ऑफर कर रही है। उनके प्रभारी जो अविनाश पांडे हैं वो तो कह चुके हैं कि उनका स्वागत है। दूर मैं एक सलाह जरूर देना चाहूँगा, कांग्रेस हाईकमान से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि ये छुटभइये लोग हैं, इनकी वाणी पर विराम लगना चाहिए। वो तो अजीब महिलाएं हैं, रोज़ रोना रोती हैं, स्टेट गेस्ट हाउस में ये कांड हो गया, वो होगा। मैं उनसे पूछना ये चाहता हूँ, हम इतने बुरे थे और हमने उनके साथ बहुत बदतमीजी की, तो 2019 के लोकसभा के चुनाव में हमसे समझौता क्यों किया? तो व्यवहारिक फैसले में क्या ओवैसी का भी साथ लिया जाएगा? कौन ओवैसी वगैरह, हम उसकी कोई परवाह नहीं करते, जो उनका काम है वो करे। चंद्रशेखर को ऑफर करेंगे, आपके इलाके में रैली करे गए। ये छुटपुट लोग हैं। और मैं समझता हूँ, जैसा मैंने आपसे कहा कि उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होंगे तो जनता दो ही जगह बटेगी, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ। क्या करनी सेना अब भी आपको धमकी दे रही है? तमाम जगह से संदेश भिजवाएंगे, लेकिन हम उसकी सब परवाह नहीं करते। उन लोगों की कोशिश थी कि हम डर जाएंगे, घबरा जाएंगे। हम घबराने वाले लोगों में से थे नहीं। और मुझे लगता है कि तड़ातड़ जो अत्याचार हो रहे हैं, वो अत्याचार इसलिए हो रहे हैं कि जो सरकार में जो बैठे लोग हैं, बुनियादी तौर पर ये मनु की संतान है, मनुष्यत्व में विश्वास रखते हैं। कहीं बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति टूट रही है, कि भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति टूट रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त चर्चा है शंकराचार्य की, माघ मेले विवाद की, यूजीसी की और पीडीए में डी से दलित की। और जब बात दलित की होती है, जब बात दलित अत्याचार की होती है और दलित राजनीति की होती है, तो चर्चा होती है समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन की। तो आज यूपी तक पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है राज्यसभा सांसद, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी। थैंक यू। शुरू कैसे करें? बहुत सारे विवाद उत्तर प्रदेश में इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जंजालों में घिर गई है सरकार, या कहिए कि बहुत सारे विवाद हो गए। मैं शुरू करता हूं शंकराचार्य से। माघ मेले में जो हुआ शंकराचार्य के साथ, वो विनाश स्नान के आकर अब वाराणसी में अपने आश्रम में हैं। क्या कहेंगे आप, ये जो सब कुछ हुआ उनके साथ, उन्हें स्नान नहीं करने दिया गया? मैं समझता हूँ उनके साथ जो व्यवहार हुआ वो व्यवहार ठीक नहीं था। जहाँ तक उनका स्नान करने का सवाल है, एक वाहन से हो गए थे और जिन लोगों ने उसकी आलोचना की वो खुद वाहनों में जाते रहे। तब कुल मिलाकर के वहाँ जो स्नान करने गए थे शंकराचार्य जी, उसमें जिस तरह से व्यग्र पैदा किया सरकार ने, वो किसी भी कीमत पर उचित नहीं था। और मैं समझता हूँ उनकी भावनाएं आहत हुई, और आहत होने के बाद जो प्रतिक्रियाएं सामने आई, कुछ उनके पक्ष में थे, कुछ खिलाफ थे, लेकिन कुल मिलाकर के हम साधु संतों का सम्मान करना चाहिए। मैं समझता हूँ कुछ साधु संत इस हमारे देश में ऐसे हैं जो सही अर्थों में वंदनीय हैं। हालांकि जहाँ तक इस समय जो आप बात करेंगे साधु संतों की, तो ये साधु संत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं और विशुद्ध रूप से ये राजनीति कर रहे हैं। साधु संत, अधिकांश साधु संत, तथाकथित साधु संत, आप देखेंगे तमाम साधु संत हैं, उनकी जो वाणी है वो वाणी काफ़ी सूट करती है भारतीय जनता पार्टी को। कुछ साधु संत ऐसे जिनका ये राजनीति में इस्तेमाल करते हैं। राम रहीम जेल में हैं, जब चाहते तब उनको बेल मिल जाती है, पैरोल मिल जाती है, और हरियाणा के चुनाव में जब कभी वो उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कुछ साधु हैं सही मानों में जिनका सम्मान होना चाहिए, लेकिन अधिकांश तथाकथित साधु भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं और वो बीजेपी का काम कर रहे हैं। उनकी भाषा पर कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन वो भाषा भारतीय जनता पार्टी के विचारों के काफ़ी नज़दीक है। एक तपस्वी छावनी के महंत हैं परमहंसाचार्य, जगत गुरु लिखते हैं, उन्होंने, उनका आज बयान है, मैं आपको बता दूं, उन्होंने ये कहा है कि हम अयोध्या में एंट्री नहीं देंगे शंकराचार्य को, और ये कहा है कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। इस तरह के बयानों से आप कितने सहमत हैं? मैं धर्म के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन इस सवाल में साधु बटे हुए हैं। कुछ साधु उनके पक्ष में, कुछ उनके खिलाफ। कुछ सरकारी साधु हैं, कुछ गैर सरकारी साधु हैं, तो उनका अपना निजी मामला। कौन सरकारी है, कौन गैर सरकारी? 90% सरकारी हैं, 90% उनके मिजाज के लोग हैं, 90% भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। ये साधु नहीं है, ये बीजेपी के लिए काम करने वाले लोग हैं, और जो अनियंत्रित भाषा वो बोलते हैं वो भारतीय जनता पार्टी की भाषा है, जिससे उनको लाभ होता है। आपके पार्टी के नेता प्रतिपक्ष जो है माता प्रसाद पांडे, उन्होंने मुलाकात की माघ मेले में जाके शंकराचार्य से, और उन्होंने कहा कि गाय को, गौवंश, गौ माता को आपकी पार्टी इस बात का वादा करे, यानी समाजवादी पार्टी, की
वो जब सरकार में आएगी तो उसे उसकी हत्या पर रोक लगाएगी और राजकीय पशु घोषित करेगी। क्या आपकी पार्टी में इसको लेकर ऐसी कोई चर्चा हुई? नहीं, ये व्यक्तिगत तौर से मेरा कुछ कहना ठीक नहीं है। नीतिगत निर्णय कोई व्यक्ति नहीं करता, पार्टी के लोग करते हैं। इस विवाद में तो महात्मा गांधी भी शांत रहे थे। गाय का सवाल बड़ा पेचीदा सवाल है, लेकिन एक मैं बात जरूर आपसे कहना चाहूँगा, ये जो गाय भक्त हैं इनका गाय से कोई रिश्ता नहीं है। आज हिंदुस्तान की स्थिति है कि जितना बीफ का निर्यात हमारे देश में इस समय हुआ, ब्राजील को छोड़ करके हम नंबर 2 पे हैं। ये गौ माता के बड़े भारी पक्ष में हैं। इनका गाय से कोई रिश्ता नहीं है। गाय का इस्तेमाल करते हैं अकलियत के लोगों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। और मज़ेदार है कि जितने बूचड़ खाने हमारे देश में हैं, कोई उनका संचालक मुसलमान नहीं है। उनके अधिकांश संचालक वो हिंदू हैं जिनका बहुत करीबी रिश्ता भारतीय जनता पार्टी से है। तो कुल, और सबसे अधिक चंदा उन्हीं लोगों से लिया है। आप आंकड़े गवाह हैं। तो कुल मिलाकर के गाय इनके लिए आदर्श नहीं है। ये गाय का इस्तेमाल करते हैं मुसलमानों के खिलाफ। यही गौ माता इनके लिए, इसके अलावा और कुछ नहीं है। शंकराचार्य के इतर एक और विषय बीते दिनों खूब चर्चा में रहा और अभी तक संसद में, राज्यसभा जहां आप हैं वहां पे आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह ने वो मुद्दा भी उठाया, यूजीसी के नए नियम। आपकी अपनी क्या राय है इस पे? नहीं, मेरी व्यक्तिगत कोई राय नहीं है। सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल है सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया, हिंदुस्तान में सामाजिक कारणों से, अस्पृश्यता की वजह से, सामाजिक विषमता की वजह से कुछ घटनाएं हमारे देश में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनका संज्ञान लिया। तो फिर यूजीसी ने कुछ कायदे कानून बनाए कुल मिलाकर के, और यूजीसी ने इन पर स्थगनादेश दिया है। तो मामला सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट में सरकार अपना पक्ष क्या रखती है, उसके बाद ही अधिकार के साथ हम लोग कुछ कह पाएंगे। पार्टी विल डिसाइड कि पार्टी का स्टैंड क्या होगा। अखिलेश यादव ने तो कहा कि दोषी जो हैं वो सजा ना पाएं और निर्दोष जो हैं वो, दोषी जो हैं वो सजा पाएं और निर्दोष जो हैं वो फंसे न। क्या यही पार्टी का स्टैंड है? मैं समझता हूँ नहीं, ये तो नया डेवलपमेंट हो गया ना। 2012 के बाद ये कानून बन गया अभी, और कानून बनने के बाद हाई कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने उस पर स्टे कर दिया। स्टे करने के बाद जो नोटिस दिए गए हैं यूजीसी और भारत सरकार को अपना पक्ष रखना है उच्चतम न्यायालय में। और मैं समझता हूँ निश्चित रूप से भारत सरकार का पक्ष रखने के बाद नई डेवलपमेंट्स होंगे, नई बातें शुरू होंगी, और फिर उस पर सटीक प्रतिक्रिया देना मैं समझता हूँ ज़्यादा उचित है। इस बीच जब हम यूजीसी की बात कर रहे हैं, जब बात हो रही है कि किस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ के जो कैंपस है उसमें दलित और ओबीसीज को लेकर अत्याचार हो रहे हैं, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान, मतलब जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। दलितों की जब बात हो रही, जहाँ से आप आते हैं, वो आगरा हो, मेरठ हो, बीते दिनों जो मेरठ में हुआ, कैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में दलित एट्रोसिटी को, दलितों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि बाढ़ सी आई हुई है। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है, ये एनसीआरबी कोई समाजवादी पार्टी की तो शाखा नहीं है, कोई जांच एजेंसी नहीं है। भारत के गृह मंत्रालय के अधीन एक संस्था होती है। और एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक सबसे अधिक दलितों पर अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। इसके बाद दो प्रांत जो भाजपा शासित है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में घटनाएं हो रही हैं। मुझे अधिकांश जगह पर जाने का अवसर मिला है। मैं ऐसा कभी समझता हूँ सरकार के साथ साथ ही हमारी जहनीत का भी सवाल है, मानसिकता का भी सवाल है। और मैं समझता हूँ कि आज भी ये प्रतिक्रियावादी समाज अपनी मनोवृत्ति से समझौता करने को तैयार नहीं है। मैं इसमें दो धाराएं मानता हूँ। राजनीतिक सवाल के साथ साथ मैं ऐसा मानता हूँ कि दो धाराएं हैं। एक धारा तो वो है कि ये सामंती समाज अपनी मनोवृत्ति से अभी समझौता करने को तैयार नहीं है। दूसरा, दलित समाज के तमाम नौजवान जिन्होंने पढ़ा है, दुनिया की क्रांति पढ़ी है, उन्होंने स्वाभिमान और सम्मान से जीने का संकल्प लिया है। वो उस माहौल में नहीं रह सकते जिन माहौल में कभी उनके पुरखे रहे थे। तो ये दो धाराओं का टकराव है। एक अपनी मनोवृत्ति से समझौता करने को तैयार नहीं है, दूसरे वो लोग हैं वो उस माहौल में रहने को तैयार नहीं है जिस माहौल में उनके पुरखे रहे थे। तो ये टकराव हो रहा है। और मुझे लगता है कि तड़ातड़ जो अत्याचार हो रहे हैं वो अत्याचार इसलिए हो रहे हैं कि जो सरकार में जो बैठे लोग हैं बुनियादी तौर पर ये मनु की संतान है, मनुष्यत्व में विश्वास रखते हैं। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, अपराधियों पर कोई अंकुश नहीं है। मैं मान सकता हूँ कि कहीं अत्याचार हो सकता है, कहीं बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति टूट रही है, कहीं भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति टूट रही है, कहीं दलितों की बारात रोकी जा रही है, कहीं उनकी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। ये सब चीज़ें इसलिए हो रही हैं
कि एक घटना के बाद अगर सरकार सख्त कार्रवाई कर देती तो उसका एक संदेश चला जाता और भविष्य में इस आशय की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती। ये योगी का जो बुलडोजर है ये भी जाति और धर्म को लेकर के चलता है। दलितों के सवाल पर कहीं कोई प्रभावी कार्रवाई सरकार ने नहीं की और उसका परिणाम है कि बड़े पैमाने पर आज दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। ये आप जो बात कर रहे हैं कार्रवाई नहीं की, मैं आपके घटना का जिक्र करता हूँ। करनी सेना जहां आप गए, आपका विरोध किया, आपके ऊपर आपकी काफिले के ऊपर टायर फेंके गए। क्या करनी सेना अब भी आपको धमकी दे रही है और क्या आपने सरकार से शिकायत की, उस पर कोई कार्रवाई हुई? मैं समझता हूँ सरकार को जो एहतियात बरतना चाहिए था वो सरकार ने कोई एहतियात नहीं बरता। हमें तो पूरे वर्ष जाने ही नहीं दिया, अधिकांश जगह पर रोका गया, तमाम जगह से संदेश भिजवाए गए, लेकिन हम उसकी सब परवाह नहीं करते। उन लोगों की कोशिश थी कि हम डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, हम घबराने वाले लोगों में से थे नहीं। तो कुल मिलाकर के जो एहतियात सरकार को बरतना चाहिए था, जो सुरक्षा के व्यवस्था करनी चाहिए थी, हमारे घर पे हमला हुआ और जगह एक बात छोड़ दिया, हमारे घर पे हमला हुआ और मज़ेदार बात यह है कि उस हमले में पुलिस भी पिटी। उस पर भी जो प्रभावी कार्रवाई प्रशासन को करनी चाहिए थी, प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। आपके घर पे जो हमला हुआ, क्या आज आप अभी भी आपको ये लगता है कि करनी सेना आपके पीछे है? मैं इसलिए पूछा क्योंकि लगातार आप जहां भी जा रहे हैं वहां पे करनी सेना ने आपका विरोध किया। कौन सेना मेरे पीछे है मैं उसकी परवाह नहीं करता, मैं जा रहा हूँ, जाता रहूँगा, परिणाम कुछ भी हो। चलिए, अच्छा, सेना की बात हो रही है, बात एसआईआर की भी कर लेते हैं। लगातार आपकी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो कह रहे हैं कि एसआईआर में जानबूझकर नाम काटे जा रहे हैं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यही आरोप लगाया कि जानबूझकर नाम काटे जा रहे हैं। क्या आप लोग कर रहे हैं इससे बचने के लिए? देखिए, जहाँ तक एसआईआर का सवाल, मैं शुरू से इस राय का रहा कि एसआईआर कुछ नहीं है। ये एसआईआर सही मानों में उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव को रोकने का और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को सत्ता में आने से रोकने का एक षड्यंत्र है। ये एसआईआर। सबसे बड़ा सवाल तो ये चुनाव आयोग की निष्पक्षता का सवाल है। पूरे समाज में ये संदेश है कि ये जो चुनाव आयोग है, ये चुनाव आयोग नहीं है, ये मोदी आयोग है और भाजपा आयोग है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं और जो काम करने का तौर तरीका है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, इसमें प्रयास ये कर रहे हैं कि हमारा समर्थक मतदाता है वो कम से कम वोटर बने और बीजेपी का समर्थक मतदाता अधिक से अधिक उसके मतदाता बने, वोटर बने। यही कोशिश है। तो कुल मिलाकर के जो इलेक्शन कमीशन है वो फेयर नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का अंग बन के काम कर रहा है। आपकी पार्टी अपनी बातों पर कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रही, क्योंकि पहले आप अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के वो जो मतदाता हैं एसआईआर में उनके नाम कटे हैं। बार बार चर्चा हुई कि लखनऊ में शहरी मतदाताओं के, फिर उसके बाद आप ये कहते हैं कि आपके मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। क्या इसके पुख्ता सबूत हैं आपके पास कि आपके जो मतदाता हैं या जो आपके समर्थक वर्ग है उनके नाम काटे जा रहे हैं? देखिए, कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में जो वर्ग हमारे समर्थित थे वो चिन्हित हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो वर्ग है वो भी, उन्हें भी सब लोग भली भांति जानते हैं। एक अगर आप बात करेंगे तो एक निश्चित प्रक्रिया है। पहले इलेक्शन कमीशन ने शुरुआत किया वोट बढ़वाने का काम, वोट घटवाने का काम, कौन मौके पर है कौन मौके पर नहीं है। ये तो आहिस्ता आहिस्ता चला है और ऐसा मुझे लगता है कि जब बीजेपी को ये लगा, सरकार को लगा कि हम ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, तो बाद में उन लोगों ने गड़बड़ करना शुरू कर दिया। और मैं समझता हूँ आज की परिस्थिति ये है कि बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है मतदाता सूची के बारे में। आप लोग कोर्ट का रुख करेंगे? पार्टी के अध्यक्ष जी से बात करेंगे, निश्चित रूप से करना चाहिए। इसी बात पे जब आप बात कर रहे हैं दलित एट्रोसिटी की, तो मुझे एक और आज का बयान याद आता है। योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि 2017 से पहले जो है उत्तर प्रदेश में माफियाओं का राज था, माफिया गुंडा टैक्स वसूला करते थे, गुंडा राज था। उन्होंने मतलब मायावती की सरकार से लेके अखिलेश यादव की सरकार तक का जिक्र किया और उन्होंने एक बात साफ साफ कही कि लोग ये कहते हैं कि एनकाउंटर होता है, पुलिस गोली चलाती है, तो पुलिस गोली न चलाए तो क्या गोली खाए? पुलिस को पिस्तौल क्यों दी गई? क्या ये जो बयान है ये आपको नहीं लगता कि बहुत स्पष्ट तौर पे ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है? नहीं, ये योगी आदित्यनाथ की बात ठीक नहीं है। योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं और हम क्या कहते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। राज बनता है और उस राज को जनता भोगती है। सरकार न तो इश्तहारों से चलती है, न सरकार भाषण देने से चलती है, न सरकार आंकड़ों से चलती है। सरकार जनविश्वास से चलती है और उसके चलते मैं कह सकता हूँ
कि कुल मिलाकर के आज जो स्थिति है बहुत खराब है। अच्छा, हमारी बात छोड़ दीजिए, अभी हमने आपसे कहा एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है, जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय का एक अंग है, कि सबसे अधिक अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सबसे अधिक नोटिस उत्तर प्रदेश सरकार को दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार तल्ख टिप्पणियां की है उत्तर प्रदेश की सरकार चलने के सवाल पर। तो योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, एक अलग सवाल है। राज जनता बनाती है और राजी जनता ही राज को भोगती है, और उसके चलते मैं दावे से कह सकता हूँ इससे ज़्यादा घटिया सरकार उत्तर प्रदेश में कोई बनी नहीं। ब्राह्मणों को ऑफर करेंगे? ब्राह्मण बहुत मीटिंग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन मैं इस बात को, मैं नहीं, जाति के आधार पर कोई मैं इस बात को नहीं मानता, लेकिन कुल मिला के जो बैठक हुई है इसका सीधा मतलब है कई असंतोष है। एक तो जनप्रतिनिधि होते हैं, उससे बहुत अपेक्षाएं हैं, और जो काम जनता के बीच में होना चाहिए, लोग जो शिकायत करते हैं उन शिकायतों का जब निस्तारण नहीं होता तो जन आक्रोश पनपता है, उसमें जाति कहीं नहीं है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश के जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो उनकी स्थिति बहुत खराब है। जनता के बीच में मुंह दिखाने लायक नहीं है, उनकी बात नहीं सुनी जाती, समस्या का समाधान नहीं होता, तो जन आक्रोश है। जनता का दबाव बढ़ता है तो वे लोग विधायकों से सवाल पूछते हैं, और फिर विधायकों की मजबूरी है कि वो आक्रोश के तौर पर लोगों के सामने आता है। तो उसको जाति की दृष्टि से मत देखिए, इस दृष्टि से देखिए कि बेचारे हो गए उत्तर प्रदेश के विधायक और जन कल्याण का कोई काम नहीं हो रहा है। आप लोगों की मीटिंग भी हुई है इस बीच, सांसदों की मीटिंग 2027 के चुनाव को लेकर लखनऊ में बुलाई गई। मैं कई अखबारों में खबर भी छापी गई कि 108 सीटों की तैयारी कर ली गई है। कितनी सीटों पर आप लोग समय से पहले प्रत्याशी घोषित करना? नहीं, ये कोई बताने की बात नहीं है। कुल मिलाकर के मानसिक तैयारी है। कब प्रत्याशी घोषित करना है, प्रत्याशी घोषित नहीं करना, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। एक निश्चित प्रक्रिया है, पार्टी में एक संसदीय बोर्ड होता है जो फैसले करता है। श्री अखिलेश यादव जी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको अधिकृत कर दिया है कि पूरे उत्तर प्रदेश की स्थिति को देख करके, सामाजिक समीकरण को देख करके अब उम्मीदवार तय करें। वो कब घोषणा होगी, कब नहीं घोषणा होगी, ये पार्टी का मामला है। तो क्या ये तय हुआ है कि इस बार सामान्य सीटों पर समाजवादी पार्टी दलित प्रत्याशियों को टिकट देगी? ये तय नहीं हुआ। स्ट्रेटजी के तौर पर हम लड़ा सकते हैं, अगर हम समझते हैं कि कहीं अगर दलित प्रत्याशी को लड़ाना है सामान्य सीट पर तो हम लड़ा सकते हैं, लेकिन ये कोई नीति नहीं है। व्यावहारिक फैसला है, वक्त आने पर कोशिश करेंगे ये काम भी हो। तो व्यवहारिक फैसले में क्या ओवैसी का भी साथ लिया जाएगा? ऐसा है, एक बात आप समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश में सीधी लड़ाई होगी भारतीय जनता पार्टी और हमारे बीच में। और मैं समझता हूँ वो दौर खत्म हो गया, वोट काटने वाला दौर समाप्त हो गया। और जब दो शक्तियों के बीच में बंटवारा होगा तो सीधा भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में बंटवारा होगा। तीसरी ताकतें जो होंगी उनके बारे में जनता में संदेश ये रहेगा कि हमको कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता ने इन चीज़ों को नकारा है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 2027 में जो हमें नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारा नुकसान नहीं कर पाएंगे, और इन लोगों की जमानत भी नहीं बच पाएगी, सब जमानत जब्त होंगी। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में ओवैसी ने तो आपका बहुत नुकसान किया, और उसके बाद से वो कह रहे हैं कि मैं कोई परवाह नहीं करूंगा। उत्तर प्रदेश में मोर्चे की बात हो रही है चंद्रशेखर के साथ। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में इस तरीके की सियासत से आपकी पार्टी को नुकसान? अरे सबको, ये जातियों के गठजोड़ की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जन विद्रोह होगा, जातियाँ टूटेंगी, और राजनीति के जो मुद्दे हुआ करते थे, भूख प्यास, बेबसी, लाचारी, गरीबी, गुर्बत, बेरोजगारी, इन मुद्दों पर लोग, देश के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग वोट करेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान की राजनीति में ये सब प्रयोग हो चुके हैं। अतिवाद चाहे जाति के नाम पर हो या धर्म के नाम पर, उसकी उम्र लंबी नहीं होती। और मैं समझता हूं 2027 के चुनाव में अतिवाद का अंत होने वाला है। एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं आश्वस्त हूं कि उत्तर प्रदेश में 2027 में जनो विद्रोह होगा, जातियाँ टूटेंगी, और उसका पूरा लाभ समाजवादी पार्टी को मिलेगा। कौन ओवैसी वगैरह, हम उसकी कोई परवाह नहीं करते। जो उनका काम है वो करे, हमारा क्या काम है वो हम करेंगे। समाजवादी पार्टी बखूबी अपने धर्म को जानती है, हम तैयार हैं, और 2027 हमारा होगा, अखिलेश यादव का होगा। चंद्रशेखर को ऑफर करेंगे? आपके इलाके में रैली करे गए? वो तो रैली कर रहे हैं। आप समझ लीजिए, इसी देश और प्रदेश में इतनी जातियाँ हैं, जातियों के गठजोड़ से, एक दो जाति के गठजोड़ से क्या बीजेपी को हरा पा लेंगे? समाज के सभी वर्गों का जब तक आक्रोश समेट करके हम लोग नहीं चलेंगे, सभी वर्गों का सहयोग साथ हमें नहीं मिलेगा, तो क्या कोई जंग जीती जा सकती है? ये छुटपुट लोग हैं। और मैं समझता हूँ, जैसा मैंने आपसे कहा कि उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होंगे तो जनता दो ही जगह बटेगी, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ। जातियाँ टूटेंगी, समाजवादी पार्टी जीतेगी। एक
और नाम ले लेता हूं मैं मायावती का, वो तो इनकार कर रही हैं गठबंधन के लिए। आपकी सहयोगी पार्टी जो अभी गठबंधन में है कांग्रेस, वो लगातार ऑफर कर रही है। उनके प्रभारी जो अविनाश पांडे हैं वो तो कह चुके हैं कि उनका स्वागत है। क्या इस तरफ भी आपका गठबंधन देख रहा है? कांग्रेस के लोग अपनी मर्यादा को नहीं जानते। हमारा गठबंधन कांग्रेस के साथ होगा तो जो लोग बोल रहे हैं वो गठबंधन करेंगे कि कांग्रेस का हाईकमान हमारे साथ गठबंधन करेगा। कांग्रेस गठबंधन करेगी तो गठबंधन का धर्म दोनों लोगों का उसका निर्वाह करना होता है। वो मैं एक सलाह जरूर देना चाहूँगा, कांग्रेस हाईकमान से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि ये छुटभइये लोग हैं, इनकी वाणी पर विराम लगना चाहिए। जहाँ तक मायावती जी का सवाल है, अब मैं तो उनके बारे में क्या कहूँ, लेकिन वो तो अजीब महिलाएं हैं, रोज रोना रोती हैं। स्टेट गेस्ट हाउस में ये कांड हो गया, वो होगा। मैं उनसे पूछना ये चाहता हूँ, हम इतने बुरे थे और हमने उनके साथ बहुत बदतमीजी की, तो 2019 के लोकसभा के चुनाव में हमसे समझौता क्यों किया? क्या जानते नहीं थे हम किस तरह के लोग हैं? तो मायावती जी किस वक्त क्या भाषण देना शुरू कर दें, क्या भाषा बोलना शुरू कर दें, भले हारी, उनके बारे में से ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। आपने छुटभइये नेताओं की बात की। सांसद हैं इमरान मसूद, कह रहे हैं सातों की सातों सीटें हम लड़ेंगे, गठबंधन रहे न रहे। लगातार आपके गठबंधन, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी या कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा? कांग्रेस पार्टी का एक संसदीय बोर्ड है, कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व है, तो कांग्रेस पार्टी का कोई व्यक्ति फैसला करेगा या कांग्रेस पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला करेगा, हाईकमान फैसला करेगा? अगर कोई फैसला होगा तो समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा। जो लोग भाषा बोल रहे उनसे, उनके चलने से कुछ, कहने से कुछ समझा थोड़े हो जाएगा। चलते चलते एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे। बड़ी चर्चा है और आपकी पार्टी लगातार, आपके अध्यक्ष अखिलेश यादव भी सोशल मीडिया के जरिए, एक्स के जरिए आवाज़ उठाते हैं, खाद डीएपी यूरिया की जो लंबी लाइनें लग रही हैं। आपको लगता है कि इन सब की वजहों से भी आपको वोट मिलेगा? क्योंकि हर बार हम देखते हैं, हर चुनाव से पहले ये विषय होता है किसानों के बीच में, खाद का, लाइन की, डीओपी की, यूरिया की, लेकिन वोट में वो तब्दील होता नजर नहीं आता। ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन एक बात मैं जरूर चाहता हूँ, जरूर आपसे कहना चाहता हूँ। मैंने आपसे पहले कहा, ये बात सही है कि हम 5 साल किसान रहते हैं, चुनाव दिन आकर के कभी कभी जातियों के नाम से पुट हो जाता है, किसान परेशान है, कुछ भी घोषणा करें। नीति आयोग ने तो कह दिया कि 125% किसान की आय में वृद्धि हो गई। ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। ये उर्वरक की भी तबाही हुई, परेशानी हुई, कालाबाजारी हुई। बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल है कि उत्पादन लागत बढ़ रहा है, खाद के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कृषि यंत्रों पर जीएसटी है, तो कुल मिलाकर उसके दाम बढ़ रहे हैं। और दाम बढ़ने के बाद ये जो कहते हैं कि देश में बहुत उत्पादन हुआ, किसान ने अपनी बड़ी मेहनत से देश को में अन्न का उत्पादन किया, देश को आत्मनिर्भर बनाया, ये बात अपनी जगह सही है। सवाल क्या है? सवाल ये है कि किसान को लाभ नहीं मिलता उसके उत्पादन का, और उसकी वजह क्या है? अभी बाजरा खरीद हुई थी, मैं कई बाजरा खरीद केंद्रों पर गया, लूट होती है। जो समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है, एमएसपी घोषित किया जाता है विभिन्न फसलों का, वो किसान को उसका लाभ मिलता ही नहीं है। आज सवाल क्या है? आपको मालूम, हमारे देश में किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन के बाद सरकार ने कमेटी बनाई, 1 साल से उस कमेटी की मीटिंग नहीं हुई है। एमएसपी के बारे में सरकार को फैसला करना था। जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य की हम कानूनी गारंटी नहीं देंगे तब तक किसान की लूट होती रहेगी। किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ नहीं मिलता, उसे बिचौलियों की शर्तों पर अपनी फसल को बेचना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के सरकार घोषणा कुछ भी करे, मैं जानना चाहूँगा आज कितने, अब सरकार को नहीं मालूम कि संकट में किसान है। 1,80,000 रुपये का कर्जा है हिंदुस्तान के हर किसान पर। सरकार आएगी, माफ करेंगे? हमारी सरकार तो आने दो, तब बताएंगे। वादा तो कर ही सकते हैं। नहीं, वादा हम इतना कर सकते हैं कि हिंदुस्तान में प्राथमिकता के आधार पर, अगर सबसे पहले इस देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कृषि है, और जब तक इस देश में हम कृषि को प्राथमिकता नहीं देंगे, बुनियादी तौर पर हमसे कहीं गलती हुई है। मैं ऐसा मानता हूं एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते कि जब तक कृषि पर आधारित एक बजट और श्रम पर आधारित उद्योग हमारे देश में नहीं लगेंगे, तब तक इस देश की जो हालात खराब है उस पर नियंत्रण करना मुश्किल है। एक सेना बन गई है, आप करनी सेना की बात हो रही थी, मुझे चलते चलते ये याद आ गया, सवर्ण सेना, और एक अधिकारी हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया, अलंकार अग्निहोत्री। दोनों लोग एक मांग कर रहे हैं, बड़ी यात्रा निकाल रहे हैं दिल्ली तक, और कह रहे हैं कि जो ये SC/ST का कानून है इसको हटाया जाना चाहिए। बहुत कुछ लोग मानसिक रूप से विकृत लोग हैं
कौन सी सेना कहाँ बन रही मैं नहीं जानता। मैं तो 3 सेना को जानता हूँ, थल सेना, वायुसेना, जल सेना। इसके अलावा कुछ फ्री लोग और मानसिक रूप से विकृत लोग ये काम कर रहे हैं, तो मैं उनकी बुद्धि के लिए प्रार्थना ही कर सकता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बातचीत की। धन्यवाद। आप सभी से एक अनुरोध कि आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।